सर जय हिंद। कर्नल दीपक सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। नागालैंड से NSCN-IM जो प्रमुख भी हैं और स्वघोषित प्रधानमंत्री भी हैं, वो नागालैंड के अपने गांव सोमदर लौटे और उन्होंने नागा ध्वज और नागा के संविधान की मांग रखी और भारत सरकार को चेताया भी कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम फिर से संघर्ष की राह पर या हथियार उठा सकते हैं। किस प्रकार से इन चेतावनियों को हम देखें, और जो एक फ्री मूवमेंट मैं अक्सर देखता हूँ मणिपुर में, नागालैंड में, कुकी की हो, माइते की हो या फिर नगास की हो, जिनके पास खुलकर बैठे हैं और पता है कि वहां पर नगार भी रहती है और बाकायदा उनको इजाजत दी गई है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? क्या वाकई में भारत के अंदर ऐसी चीजों को स्वीकार किया जा सकता है? जो नागा आर्मी का जो कैंप है वो NSCN का कैंप है। हम उसको एक अलगवादी संगठन ही मानते हैं। नागालैंड NSCN उसको नागा आर्मी कहती है और नागालैंड के कुछ लोग, हो सकता है कि सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग उसको जो है नागा आर्मी मानते हैं। लेकिन जो पहली बात आपने साल के बाद या 50 साल के बाद अपने गांव गए हैं, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि 7 अगस्त 1997 से NSCN और भारतीय सेना के बीच में जो है सीज फायर लागू हुआ। तो कोई ऐसी वजह नहीं थी, हालांकि जो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो अपने गांव नहीं जा सकते, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उस समय की जो राज्य सरकारें थी या जो केंद्र सरकारें थी, भय था कि उनके वहां जाने से शायद इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब हो सकती है, या कहीं ना कहीं उनमें एक निर्णायकता की कमी रही होगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई कारण नहीं दिखाई देता। और जो दूसरी आपने बात कही कि उन्होंने जो ये बात कही है कि भारत सरकार जो है हमारे इस एग्रीमेंट के ऊपर जल्दी से ध्यान दे, वरना हम वापस से जो है हथियार उठा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने शायद क्यों कहा, क्योंकि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है 2015 का, जो कि NSCN और भारत सरकार के बीच में, और उसमें और भी जो है कई सारे नागालैंड के ग्रुप्स हैं, सिविक सोसाइटी ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, वो सभी उसमें शामिल हैं। और उसमें भारत सरकार ने उसको स्वीकार, आइडेंटिटी है और एक उनकी हिस्ट्री है, उसको स्वीकारा है। लेकिन भारत सरकार ने ये भी कहा है कि जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा वो भारत की जो संप्रभुत्व है, जो इंडियन यूनियन है, ये भारत की जो है संघीय ढांचा है, उसके अंदर ही होगा। और किसी भी प्रकार की अलग से नागालैंड को कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई फ्लैग देने का मतलब तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर जो है भारतीय संघीय ढांचे के विपरीत होगा। सरकार में और NSCN में मतभेद जरूर है। एक तो वो है सॉवरेंटी का मुद्दा, क्योंकि भारत सरकार जो सॉवरेंटी को देखती है वो एक ब्रॉडर सेंस में देखती है, एक मैं कहूंगा कि कंसेप्चुअल सेंस में देखती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी में सॉवरेंटी अल्टीमेटली लाइज विद द सिटीजन। तो भारत सरकार उसको उस तरीके से देखती है और नागाओं को भी जो भारत का सिटीजन मानती है। और लेकिन क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी भी हैं, तो ये सॉवरेंटी जो है लोगों की, जो हर एक सिटीजन की है, ये जो है हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद के पास जो है चली जाती है। तो संसद के इट रेस्ट विद द पार्लियामेंट, तो ये एक इसका मकसद है। लेकिन जो NSCN का सॉवरेंटी का मतलब है, वो एक उसका एक नैरो इंटरप्रिटेशन देखते हैं। वो शेयर्ड सॉवरेंटी की बात करते हैं कि भारत भी रहेगा और नागालैंड भी रहेगा, एक अलग को एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन
उनकी अलग से एक सॉवरेंटी होगी और उनकी ऑटोनोमस पावर्स होंगी, और वो ऑटोनोमस पावर्स को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये जो है वो ऑटोनोमस गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि होगा। तो यही कुछ जो है मतभेद हैं जिनकी वजह से जो है ये समझौता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातों पर जो है सहमति भी है, और यही कारण है इस सहमति की वजह से ही कि 1997 से लेकर आज तक सीजफायर है, और भारत और नागालैंड में कोई बहुत बड़ी घटना जो है तब से लेकर आज तक हुई है। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को भी कि इनमें भी कई सारे और ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ मतभेद हैं आपस में, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे में ही जो कि भारत सरकार भी चाहती है कि उसी के अंदर जो है कोई ना कोई समझौता हो। तो इस साल अगस्त में मोकोकचुंग रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हुई थी सभी नागा ग्रुप्स की, जिसमें कि फोरम फॉर नागा रिकंसिलिएशन है और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं काफी सारे। तो वो एक कि आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए, समझौता फ्रेमवर्क तो बन गया, 2015 में साइन भी हो गया, लेकिन आगे इसके क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसके एनएससीएन ने जाने से मना कर दिया था। तो मुझे लगता है कि एनएससीएन एक अलग रुख रखता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया आपके दर्शकों को, और जो बाकी जो दूसरे नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं और जो एक अलग जो है विचारधारा रखते हैं, वो शायद भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार करते हैं और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं, और वो उसके अंदर ही कोई ना कोई समझौता चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो है, तो मुझे लगता है कि जो आज थुइंगलॉन्ग मुइवा ने जो ये स्टेटमेंट अपने गांव में जाकर दिया है, इसका मतलब सिर्फ जो है एमिनेंट ग्रुप अमंगस्ट ऑल अदर ग्रुप्स, तो शायद वो अपनी बात को अलग तरीके से इस कारण से कह गए हैं। ठीक है सर, बस एक पॉइंट मेरा और है जिसको मैंने समझना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ है वो होता है, जिसमें हमारे असम राइफल के एक जेसीओ साहब, एक एनसीओ जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में वहां पर असम राइफल के कैंप पर उनका ऑपरेटिंग बेस था, उसके ऊपर जो है एनएससीएन के वाई शायद एक नया संगठन खड़ा हुआ है, उसने उल्फा आई के साथ मिलकर जो है उनकी बेस कैंप के ऊपर जो है वहां पर अटैक किया। वहां पर 3 से 4 जवान ग्रेनेडियर रेजिमेंट है, उसके ऊपर जो है वहां पर अटैक होता है, ग्रेनेड फेंके जाते हैं, फायरिंग होती है, वहां पे भी कुछ जवान हमारे घायल होते हैं। फिर एक लेटर इंसिडेंट और होता है कि कल ही खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल और इंडियन आर्मी ने उनका कोई उल्फा आई का कोई मेजर था, स्वघोषित मेजर, और मुइवा की इस कमबैक को देखें, क्या इन कड़ियों को हम जोड़ नहीं सकते हैं कि अलगाववाद एक बार फिर से अब नॉर्थ ईस्ट में सर उठा रहा है? कहना जल्दी हो गया। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं हुआ था, वो डोरमेंट जरूर था, और इंडियन आर्मी ने अपने जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के द्वारा काफी हद जो है उस पर जो है कंट्रोल हासिल किया था। लेकिन जैसा कि कोई भी जो है इंसर्जेंसी है या इस प्रकार की जो समस्या है, उनका हल अल्टीमेटली जो है राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है, और इसके बहुत सारे पहलू हैं, इकोनॉमिक होते हैं, कुछ डेवलपमेंटल होते हैं। तो भारतीय सेना ने अपने पहलू पर, जो कि इनका काम है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को इम्प्रूव करना, इनके ऊपर कंट्रोल करना, काफी हद तक वो हासिल कर लिया था। लेकिन
लेकिन अगर आप देखें कि बीच-बीच में पहले भी इस प्रकार की घटनाएँ इक्का-दुक्का कभी ना कभी होती रही हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरी तरीके से कोई भी ये ग्रुप ये खत्म नहीं हुए। और पिछले कुछ साल पहले 1-2 साल पहले पता चला है कि इन सभी ग्रुप्स ने एक कोई कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बनाकर जो है ये कोऑर्डिनेट करके जो है इस प्रकार के जो है अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कुछ अटैक म्यांमार की सीमा के अंदर इन जो है अलगवादी संगठनों की जो कैंप्स के ऊपर कुछ ड्रोन अटैक हुए थे। तो हो सकता है कि शायद ये मान के चल रहे हों कि ये अटैक शायद भारत की तरफ से किए गए हैं। तो उसके प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत इन्होंने इस प्रकार के जो आपने बताए हैं जो घटनाएं हुई हैं उस प्रतिशोध की वजह से जो है इन्होंने इस प्रकार की जो है घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन करना होगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में टेंस हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने चर्चा की कि आईएसआई बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, तो शायद वहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुक्रिया कर्नल दीपक को अपनी बारीकी से बात रखने के लिए। सर, टेक केयर सर, थैंक यू सर, थैंक यू।